सुप्रभात प्यारे छात्रों। आशा है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित हों व आगे भी रहें। पिछली तासिकाओं में हमने पाठ पढ़े, कविता पढ़ी, पर अभी तक हमने व्याकरण पढ़ा नहीं है कुछ भी। तब ग्रामर हमारा कुछ भी हमने देखा नहीं है, आरंभ नहीं किया है। तो आज मेरी इच्छा है कि ये जो हमारी कक्षा है इसमें हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण किसी भी भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना व्याकरण के भाषा मानो बिना हाथ पैर का इंसान। जैसे एक इंसान के लिए हाथ पैरों का होना ज़रूरी है, वैसे ही किसी भी भाषा के लिए व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि किसी की भाषा, किसी का बोलना हमें बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसकी भाषा में व्याकरण अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है। उस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है। जबकि वही शब्द कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है जब हमें पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें व्याकरण की कमी होती है। व्याकरण के माध्यम से भाषा आसान बनती है। तो आज जो हम ले रहे हैं, समझिए व्याकरण का पहला पायदान विराम चिन्ह। आज की तासिका में, आज की कक्षा में हम विराम चिन्ह की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। वैसे तो विराम चिन्ह आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, इसलिए हम विराम चिन्ह का यहाँ पर एक पुनरावर्तन ले रहे हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि विराम चिन्ह जरूरी क्यों है? पर प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह भाषा में बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह के माध्यम से हमारी भाषा सुंदर, सुगठित बनती है। विराम चिन्ह का अगर सही से उपयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। मैं ये समझाने के लिए आपको एक उदाहरण बोलती हूँ। इस उदाहरण में मैं केवल 3 शब्द का प्रयोग कर रही हूँ और केवल विराम चिन्ह अलग कर रही हूँ। ध्यान दीजिए। पहला है मेरा उदाहरण, रुको मत जाओ। पहला उदाहरण है मेरा, रुको मत जाओ। दूसरा उदाहरण है, रुको मत जाओ। रुको मत जाओ। देखिए, 3 ही शब्द है, रुको मत जाओ, एक ही क्रम में लिखे गए हैं, पर मैंने केवल जो विराम है, जो पॉज पीरियड है, वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा लिया। तो दोनों में कितना अंतर है? एक में, पहले में मैं किसी को रुकने के लिए बोल रही हूँ और दूसरे में जाने के लिए बोल रही हूँ। तो अब समझ में आया विराम चिन्ह क्यों ज़रूरी है। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी के विराम चिन्ह। आपस में बातचीत करते हुए हम बीच बीच में रुकते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। गलत जगह रुकने पर जो वाक्य बोला या लिखा जाएगा उसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था। देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, बोलो मत लिखो। बोलो मत लिखो। देखिए यहाँ पे शब्द वही है, केवल विराम चिन्ह के माध्यम से यहाँ पर एक कॉमा अल्प विराम के माध्यम से दोनों सेंटेंस का अर्थ एकदम अलग है। एक में बोलने के लिए मना किया जा रहा है, लिखने के लिए कहा जा रहा है। एक में बोलने के लिए कहा जा रहा है, लिखने के लिए मना किया जा रहा है। तो समझ में आया? तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या हुई? विराम चिन्ह की परिभाषा है कि विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला, अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। वाक्य बोलते समय बीच बीच में थोड़ा ठहरने के लिए, एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग होता है उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे शेर, चीता, भालू आदि जंगली जानवर हैं। तो यहाँ पर हम एक साथ शेर, चीता, भालू सभी जंगली जानवर है बताना चाह रहे हैं, तो बीच बीच में क्या लग जाता है? अल्प विराम। दूसरा है अर्ध विराम।
जिसे इंग्लिश में सेमी कॉलम कहा जाता है। इस चिन्ह के आने पर जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पॉज का टाइम है, जो विराम का समय है, वो अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम होता है। जैसे उदाहरण देखिए, तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। तीसरा है पूर्ण विराम। यह जो विराम चिन्ह है हर वाक्य के अंत में लगाया जाता है, अर्थात जहाँ हमारा वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पे विराम चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। अब ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, तो इसके अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। चौथा, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए या कोई बात एक शब्द में भी पूछी जाए तो वहाँ प्रश्न चिन्ह होता है। जैसे क्या, कौन या मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, कभी कभी हम बात करते समय या लिखते समय क्या, कौन एक शब्द में भी अगर पूछे जाएं, ये सब प्रश्नसूचक शब्द कहलाते हैं। या फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ, इसलिए इसके अंत में क्या आएगा, प्रश्नसूचक चिन्ह। पांचवा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य, घृणा, उत्साह, भय आदि भाव जिन शब्दों या वाक्यों से प्रकट होते हैं उनके अंत में यह चिन्ह आता है। मतलब जहाँ पे हम अपने मन की एक्सट्रीम फीलिंग को दिखाते हैं, एक्सट्रीम फीलिंग, चाहे वो आश्चर्य की हो, चाहे घृणा की हो, चाहे उत्साह की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे दुख की हो, जो एक्सट्रीम फीलिंग जो होती है जिन वाक्यों के या जिन शब्दों के माध्यम से निकल कर आती है, उनके अंत में चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अरे तुम भी साथ चलो। तो यहाँ पे अरे शब्द हमारी एक्सट्रीम फीलिंग को प्रदर्शित कर रहा है कि तुम भी साथ चलो। अगला विराम चिन्ह है हमारा दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी के शब्दों को जैसा का वैसा बताने के लिए वाक्य के आरंभ और अंत में वाक्य के ऊपर यह चिन्ह आता है। मतलब अगर किसी के कहे हुए शब्दों को एज इट इज लिखा जब जाता है तो ये दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ। जैसे ये मेरे शब्द हैं, मतलब जिसने लिखा है उसके शब्द हैं कि मैं कलाकार हूँ, ये इसी के शब्द हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या आया है, दोहरा अवतरण चिन्ह। अगला है हमारा इकहरा अवतरण चिन्ह। विशेष बातों या चीज़ों के नाम के लिए यह चिन्ह आता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी में इसे नीम कहते हैं। अब जैसे हमें किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किसी शब्द को हाईलाइट करना होता है, उस पर विशेष ध्यान देना होता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे एग्जाम्पल में कि इसको अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में इसे नीम कहा जाता है, तो नीम शब्द को हमें थोड़ा हाईलाइट करना था, इसके लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। किसी शब्द के अभिप्राय को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कभी कभी कई बार देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, दरबार में सभी मंत्री उपस्थित हाजिर थे। तो यहाँ पे उपस्थित के अर्थ को बताने के लिए ब्रैकेट में उसका समानार्थी शब्द लिखा गया है, हाजिर थे। तो जहाँ पे एक शब्द का अभिप्राय प्रकट, उसका मतलब बताने के लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोष्ठक में लिख दिया जाता है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अर्थात हाइफन। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर एक ही शब्द को दोहराने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जीत हार, जीवन में जीत हार लगी रहती है। माता पिता, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। ठीक है, जहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा जाता है या एक ही शब्द को वापस लिखा जाता है, वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होता है। अगला है निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह अर्थात डैश किसी बात के स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों के पूर्व यह चिन्ह लगाया जाता है। ये किसी बात का जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्ट कर रहा हो कोई बात, उससे पहले ये शब्द, उससे पहले इस चिन्ह को लगाया जाता है, निर्देशक चिन्ह को डैश। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ पे नेताजी ने क्या कहा था को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया है विराम चिन्ह। तो यहाँ पर हमारा विराम चिन्ह कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा जो पुनरावर्तन हमने किया था वो हो गया है। एक्चुअली आप सबको विराम चिन्ह पहले से ही आता था, ये तो केवल एक छोटा सा पुनरावर्तन था। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 भाषा बिंदु करके दिया हुआ है पेज नंबर 2 पर, उसमें कुछ विराम चिन्हों के चित्र बनाए गए हैं। आपको वो विराम चिन्ह के चित्र पहचानने हैं, उनका नाम लिखना है और फिर उन विराम चिन्हों पे 2-2 वाक्यों में प्रयोग करने हैं। 2-2 वाक्य प्रयोग आपको आपकी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के पढ़े हुए पाठों से ही ढूंढकर लिखने हैं 2-2 वाक्य। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।